तो हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन किया था। एक बार क्विक रिपीट करते हैं किन किन पॉइंट्स पे बात हुआ था कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे मिलके कोई भी सॉलिड बना है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर पैटर्न में अपने आप को अरेंज करते हैं, और उस रेगुलर पैटर्न्स के अरेंजमेंट से एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है जिसे यूनिट सेल कहते हैं, और ढेर सारे यूनिट सेल अपने आप को रिपीट करके क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। क्रिस्टल लैटिस में मौजूद हर पॉइंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, और सभी पॉइंट एक दूसरे के साथ स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट होते हैं, और इस तरह से एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। राइट, अब जैसा यूनिट सेल होता है वैसा ही क्रिस्टल लैटिस होता है, तो हम लोगों ने यूनिट सेल को समझने की कोशिश की। हर यूनिट सेल के कुल 6 पैरामीटर होते हैं, और वो 6 पैरामीटर कौन कौन से हैं? 3 एजिज ए, बी और सी, 3 एंगल अल्फा, बीटा और गामा, जहाँ पर अल्फा एंगल एज बी और सी के बीच में है, बीटा एंगल एज ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में है, और गामा एंगल एज ए और बी के बीच में है। इन पैरामीटर्स पे बात किया। फिर हमने बात किया कि जो यूनिट सेल होती हैं वो कुल 7 टाइप की होती हैं। टोटल 7 स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में यूनिट सेल मिलती है, और वो आपका कौन कौन सा था? क्यूबिक था, ट्राइक्लिनिक था, मोनोक्लिनिक था, रोम्बोहेड्रल था, ऑर्थोरोम्बिक था, हेक्सागोनल था और टेट्रागोनल था। अब ये 7 तरह की यूनिट सेल्स स्ट्रक्चर के अंदर तो केवल 7 ही टाइप है। अब इन 7 टाइप्स के अंदर भी कुछ यूनिट सेल आपकी प्रीमिटिव होती हैं। प्रीमिटिव क्या होता है आज मैं आपको समझाऊंगा, और कुछ यूनिट सेल्स आपकी प्रीमिटिव के साथ साथ सेंटर्ड भी होती हैं। राइट, प्रीमिटिव तो सभी होंगी ही होंगी, सेंटर्ड भी होती हैं, और सेंटर्ड का मतलब कि या तो फेस सेंटर्ड होती हैं, या फिर बॉडी सेंटर्ड होती हैं, या फिर एंड सेंटर्ड होती हैं। तो इस तरह से कुल 7 टाइप की यूनिट सेल 14 ब्रेवियस लैटिस के फॉर्म में मिलती हैं। यानी कुल 7 टाइप की यूनिट सेल हैं। जैसे क्यूबिक है, अब क्यूबिक एक फॉर्म में नहीं मिलता है, क्यूबिक 3 फॉर्म के अंदर आपको मिलेगा। प्रीमिटिव के फॉर्म में मिलेगा, फेस सेंटर्ड के फॉर्म में मिलेगा, बॉडी सेंटर्ड के फॉर्म में मिलेगा। तो इस तरह से आपका कोई 3 के फॉर्म में मिलता है, कोई 2 के फॉर्म में मिलता है, कोई 1 के फॉर्म में मिलता है, लेकिन टोटल जो आपका ब्रेवियस लैटिस बनते हैं वो कुल 14 बनते हैं। राइट, तो 1 बाय 1 हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा क्यूब को भी समझने की कोशिश की थी कि आखिर क्यूब का अरेंजमेंट क्या होता है, और उसको एक बार हल्का सा फिर से रिपीट कर लेते हैं। राइट, कि किसी भी क्यूब के अंदर, ये मान लीजिए कोई भी एक क्यूब है, और इसको बहुत अच्छे से समझना है, तभी हमारा आगे का टॉपिक शुरू होगा। राइट, और ये आपका क्यूब का फॉर्मेशन है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ए क्यूब। पॉइंट मार्क कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। और आप सबको पता है कि क्यूब के अंदर कुल कॉर्नर कितने हैं। राइट, हम सब ने बात कर लिया था लास्ट क्लास में, समझाने की ज़रूरत नहीं है। 8 कॉर्नर हैं। कुल फेस कितने हैं? कुल फेस बेटा 6 हैं। कुल एजिज कितने हैं? ये सब लास्ट क्लास में, जिस भी स्टूडेंट को डाउट है वो लास्ट क्लास के एंड के 10 मिनट्स 15 मिनट्स को अटेंड कर ले, आपको समझ में आ जाएगा। कुल 12 एजिज हैं। राइट, आपका डायगोनल, फेस डायगोनल टोटल हर फेस पर 2 डायगोनल हैं, 2 ऑन ईच। हर फेस के ऊपर 2 डायगोनल हैं। राइट, बॉडी डायगोनल, टोटल बॉडी डायगोनल जो हैं वो आपके 4 हैं। इन पॉइंट्स पे हमने कल बात कर लिया था। हम सबको भी पता है भाई कि अगर क्यूब की एज जो है वो आपकी ए है, कोई भी साइड आप मान लो, इसकी सभी एजिज जो हैं वो ए हैं, तो फिर इसका फेस का जो डायगोनल है, जैसे एक फेस डायगोनल मैं मार्क कर देता हूँ कि भाई फेस डायगोनल आपका ये वाला फेस डायगोनल AC मार्क कर दिया है। कोई भी फेस डायगोनल लीजिए किसी भी फेस का, वो आपका √2a आएगा। आपको अच्छे से समझा दिया था। बॉडी का जो डायगोनल है, बॉडी डायगोनल, वो आपका मार्क कर देता हूँ मैं AE। 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, उनमें से एक को मार्क कर दिया है, तो AE
राइट, दैट इज √3 आएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए फेस डायगोनल AC √2a, बॉडी डायगोनल AE √3 ये है। उसके बाद बात आता है भाई कि आखिर ये यूनिट सेल आखिर थी क्या। आपने कहा जी यूनिट सेल अपने आप को बार बार रिपीट करेगी तो फिर क्रिस्टल लेटिस बनेगा। अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कोई भी यूनिट सेल आप ड्रॉ करोगे तो उस यूनिट सेल में जितने भी एटम मौजूद हैं वो एटम आखिर उसी यूनिट सेल के ही हैं या किसी और यूनिट सेल में भी उसका हिस्सा है। तो आप ध्यान से देखिए भाई कि अगर कोई एटम, मान लीजिए एक क्यूबिक यूनिट सेल में दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ उस चीज़ को समझने के लिए, और आप अपने कमरे को एक यूनिट सेल मान लें, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम को आप सभी एक यूनिट सेल मान लें, ठीक है। ये जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ये आज के टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का टॉपिक समझ में तब आएगा जब इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम समझ लेंगे। ये मैं कॉर्नर पे एक एक एटम को मार्क कर रहा हूँ, कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब बात आता है भाई कि कोई भी एटम अगर कॉर्नर पर मौजूद है तो वो कितनी यूनिट सेल का कॉर्नर है, कितनी यूनिट सेल के अंदर शामिल है, वो एटम कितनी यूनिट सेल में है। तो आप ये देखिए कि आपके कमरे का कोई भी एक कोना, ध्यान से देखिए, वो कोना जो है वो कितने कमरों का कोना हो सकता है। तो आप ये कहोगे भाई कि क्यूब का मैं एक फेस बना देता हूँ, ध्यान दीजिए, ये ले लीजिए, ये एक कॉर्नर मैंने दिखा दिया है। तो आपको जी ये कॉर्नर तो इस कमरे का भी कॉर्नर हो सकता है, अरे जो मार्क किया गया है ये कॉर्नर इस कमरे का भी कॉर्नर हो सकता है, और यही कॉर्नर इस एक और कमरे का भी कॉर्नर हो सकता है, और यही कॉर्नर इनके ऊपर बनने वाले 4 और कमरों का भी कॉर्नर हो सकता है। बोलो हो सकता है नहीं हो सकता। बस इनकी नीचे वाले चारों की छत के ऊपर आ रहा था ये कॉर्नर, और ऊपर वाले जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ उन चारों की फर्श का कोना बन जाएगा, फ्लोर का। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो एटम कोने पर मौजूद है वो 8 यूनिट सेल में बटा हुआ है भाई, वो अकेले यूनिट सेल का नहीं है, 8 यूनिट सेल का। कौन सी 8? जो 4 तो मैंने ब्लैक में बना के दिखाया और 4 मैंने रेड में बना के दिखाया। ध्यान दीजिए, कोई भी एटम किसी क्यूब के कोने पर अगर मौजूद होगा तो वो 8 यूनिट सेल के अंदर बटा हुआ है। तो 8 में बटा हुआ है बेटा, तो 1 के हिस्से 1/8 आएगा। दिमाग में बिठाइए, मैं दोबारा समझा देता हूँ क्या थी कहानी आपकी, कि कोई भी अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, हम सिंप्लिसिटी के तौर पे उसे एटम दिखा देते हैं भाई, सिंप्लिसिटी के तौर पे उसे एटम कह देते हैं। बाकी वो एटम, मॉलिक्यूल या आयन कोई भी हो सकता है। तो उसी को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे थे हम कि जो एटम कॉर्नर पर मौजूद है किसी भी क्यूब के, वो 8 क्यूब का कॉर्नर पर मौजूद होता है वो एटम। जैसे मैंने ये कहा ये वाला एटम, ये इस एक क्यूब के कॉर्नर पर है, इससे बगल वाली दूसरी क्यूब के कॉर्नर पर भी मौजूद है, इस तीसरी क्यूब के कॉर्नर पर भी मौजूद है, और चौथी क्यूब के कॉर्नर पर भी मौजूद है। ये एटम 4 क्यूब के, और यही एटम बेटा इनके ऊपर मौजूद जो 4 क्यूब जो इनके ऊपर रखी हैं उनका कोना भी यही एटम है। इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब के कोने पर जो मौजूद है वो एटम 8 यूनिट सेल में बराबर बराबर डिवाइड है। तो हर यूनिट सेल के हिस्से उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 आएगा। चलिए अब बात आती है, जो एटम मान लो किसी फेस के सेंटर पर मौजूद है, ये मान लीजिए इस फेस के सेंटर पर मौजूद है, फेस है इसके सेंटर पर मौजूद है, तो ये कहाँ होगा। अब आप अपने रूम में देखो, अगर कोई एटम आपकी छत के बीच में कहीं मौजूद है तो आप ये कहोगे वो 2 में ही डिवाइड होगा, आप वाले कमरे की छत और उससे ऊपर वाले कमरे की फर्श। बोलो होगा या नहीं होगा। वो आप वाले कमरे की छत पर मौजूद होगा और उससे ऊपर जो रूम होगा उसके फ्लोर पर मौजूद होगा। तो फेस के सेंटर पर अगर कोई एटम मौजूद हुआ, फेस पर कोई भी एटम मौजूद हुआ, ये मैं फेस डायगोनल के ऊपर दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एटम बेटा
दो यूनिट सेल में बराबर बराबर बढ़ता है, किस में? एक नीचे वाली में और एक ऊपर वाली में। तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका कितना होगा भाई? 1/2 होगा। 1/2, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए, अगर कोई एटम आपका इस बॉक्स के बीच में मौजूद है, अब आप कहोगे जी बॉक्स के बीच में मौजूद है यानी आपके रूम के कहीं बीच में मौजूद है, तो वो किसी दूसरे रूम में तो हो ही नहीं सकता, वो तो उसी रूम में है। ऐसी स्थिति में उसका कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा उस यूनिट सेल के लिए होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कॉर्नर पर मौजूद है तो उस यूनिट सेल के 8 में बटेगा, तो उस यूनिट सेल के हिस्से 1/8। अगर फेस के ऊपर मौजूद है तो 2 में बटेगा, तो उस यूनिट सेल के हिस्से 1/2। और अगर बॉडी के बीच में कहीं मौजूद है तो उस यूनिट सेल के हिस्से पूरा का पूरा वही एटम आएगा। अब बात आती है, अगर कोई एटम एज के सेंटर पर मौजूद है, एज के ऊपर, यह है आपका एज। क्लियर हो गया? अब कोई एटम अगर एज के सेंटर पर मौजूद है, आप अपने कमरे की कोई भी एक दीवार का कोना ले लीजिए, पूरा ऊपर से नीचे वाली, ठीक है? आप ये कहोगे वो 4 कमरों का कोना हो सकता है भाई, जो अगल बगल में 4 रूम हैं उन चारों का एक कॉमन कोना हो सकता है, तो वो आपका 4 के अंदर बटेगा, तो कंट्रीब्यूशन आपका 1/4। तो आप लोग सभी स्टूडेंट इस बात को समझो कि जो एटम किसी भी क्यूब के कोने पर मौजूद है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? ठीक है, जो किसी भी क्यूब के फेस पर मौजूद है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? आई रिप्रेजेंट एयर पोजीशन ऑफ एटम। ये किसी भी क्यूब में अगर कोई एटम क्यूब के कॉर्नर पर मौजूद है तो वो 8 यूनिट सेल में बटेगा। वो एटम 8 यूनिट सेल के हिस्से, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 पर यूनिट सेल, हर यूनिट सेल के लिए 1/8। अगर वो एटम आपका फेस पर मौजूद है तो वो 2 में डिवाइड होगा भाई, ऊपर और नीचे। ठीक है, बगल वाली दीवार पर होगा तो उससे बगल वाले कमरे की दीवार पर भी आएगा। सो 1/2 पर यूनिट सेल। अगर कोई एटम बॉडी के अंदर मौजूद है, क्लियर हो गया? अगर कोई एटम कहाँ पर मौजूद है? बॉडी के अंदर मौजूद है, बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर, अंदर लगा लीजिए, जिसे मैं बॉडी सेंटर भी कह सकता हूँ, बॉडी के अंदर कहीं भी मौजूद है, तो वो पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल आएगा, पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। ठीक है, और इसी तरीके से अगर कोई एटम कहीं एज के ऊपर मौजूद है, कॉर्नर को छोड़कर कहीं भी किसी एज पर मौजूद है, तो वो 4 में बटेगा, 1/4 पर यूनिट सेल। बात केवल और केवल क्यूब की हो रही है, ध्यान रखना, किसी भी स्टूडेंट को डाउट ना हो कि किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो क्यूब को लेकर आप लोगों के बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब हम अपना टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे, और वो पॉइंट क्या क्या हैं कि एक क्यूब के अंदर कुल कॉर्नर होते हैं 8, राइट, फेस होते हैं 6, एज होते हैं 12, राइट। आपका जो भी क्यूब है हर फेस पर 2 डायगोनल होते हैं, तो टोटल 6 फेस है, 12 डायगोनल बन जाएंगे। क्लियर हो गया? बॉडी के अंदर कुल टोटल डायगोनल आपके 4 होते हैं, राइट। अगर किसी भी क्यूब की एज को ए मान लें, किसी भी क्यूब की एज को ए मान लें, तो फिर उसका जो फेस का डायगोनल है वो √2a होगा, और जो बॉडी का डायगोनल है वो √3a होगा। ये बात भी आप लोगों को पता चल गया है। मैं मार्क भी कर देता हूँ इस डायग्राम के अंदर भी कि आपका ये वाला पार्ट अगर a है तो ये वाला पार्ट √2a है, और ये वाला जो पार्ट है a, ये √3a है। ये भी आपको पता है। आप सबको ये भी पता है कि जो पार्टिकल कॉर्नर पर मौजूद है वो आपका 8 यूनिट सेल के अंदर डिवाइड है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 पर यूनिट सेल। एज के ऊपर कोई मौजूद है तो 2 में डिवाइड होता है, वो 1/2 पर यूनिट सेल। क्लियर हो गया? सॉरी, फेस के ऊपर अगर कोई मौजूद है तो 1/2, एज के ऊपर अगर कोई मौजूद है तो 4 में बटता है, 1/4, और बॉडी के अंदर कोई मौजूद है तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन उसी का आता है। ये कहानी आपकी सभी स्टूडेंट को पता हो। चलिए, अब बात आता है कि कोई भी यूनिट सेल मोस्टली 2 फॉर्म के अंदर मिलती है,
यूनिट सेल, या तो वो यूनिट सेल आपकी प्रीमिटिव यूनिट सेल होगी या वो सेंटर्ड यूनिट सेल होगी। प्रीमिटिव या फिर वो सेंटर्ड यूनिट सेल होगी। सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रीमिटिव का मतलब है भाई कि उस यूनिट सेल में केवल और केवल कॉर्नर पर एटम मौजूद होंगे। एटम कहाँ मौजूद होंगे? केवल और केवल कॉर्नर पर। जबकि सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब है कि अदर पोजीशन, ठीक है, एज वेल एज कॉर्नर, यानी कॉर्नर पर तो मौजूद होंगे ही होंगे, प्लस अदर पोजीशंस पर भी मौजूद होंगे। कॉर्नर के साथ साथ कुछ और पोजीशंस पर भी मौजूद होंगे। अब वो और पोजीशन क्या होंगी, उसके लिए सेंटर्ड यूनिट सेल को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपका फेस सेंटर्ड, आपका बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड किसको कहा कि कोई भी यूनिट सेल हो, जरूरी नहीं है क्यूब ही हो, क्यूब आपका ट्राई क्लिनिक हो, मोनो क्लिनिक हो, उनको लेकर सबको लेकर बात हो रही है। तो अगर वो किसी में फेस सेंटर्ड होगा तो फेस सेंटर्ड का क्या मतलब निकलेगा भाई? फेस सेंटर्ड का मतलब निकलेगा कि सभी कॉर्नर पर मौजूद होगा, प्लस में सेंटर ऑफ ऑल फेसेज, सभी फेसेज के सेंटर पर, सेंटर पर ऑफ ऑल फेसेज। ठीक है, अगर बॉडी सेंटर की बारे में बात करें तो कॉर्नर पर तो मौजूद होगा ही होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, प्लस में उसकी बॉडी के सेंटर पर भी मौजूद होगा जो एक ही होता है। और अगर एंड सेंटर्ड के बारे में बात करें तो कॉर्नर पर तो मौजूद होगा ही होगा, प्लस में सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेज, सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेज, किन्हीं भी 2 अपोजिट फेसेज के सेंटर पर। तो अब तो बात हो रही थी किसी भी यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल कितने तरह से क्लासिफाई करोगे? या तो वो प्रीमिटिव होगा या सेंटर्ड होगा। प्रीमिटिव का मतलब उस यूनिट सेल में केवल सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जितने भी हैं वो सारे कॉर्नर के ऊपर ही मौजूद होंगे। जबकि सेंटर्ड यूनिट सेल की अगर आप बात करो तो आप कहोगे भाई कॉर्नर के साथ साथ अदर पोजीशंस पर भी प्रेजेंट होंगे, और वो अदर पोजीशन के लिए फिर 3 अलग अलग पार्ट बनाए, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। ठीक है, मान के चलिए कि आपका क्यूबिक यूनिट सेल को लेकर ही थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। कोई 7 यूनिट सेल में से कोई एक यूनिट सेल ले लेते हैं और वो है आपका क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल आपका प्रीमिटिव यूनिट सेल भी होता है, फेस सेंटर्ड भी होता है और बॉडी सेंटर्ड भी होता है, वो एंड सेंटर्ड नहीं होता। तो मैं आपको 3 चीज़ों में समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये आपका कोई भी एक क्यूबिक यूनिट सेल है। ये क्यूबिक यूनिट सेल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और कॉर्नर पर तो हर कंडीशन में एटम मौजूद होगा ही होगा, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एटम कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, चाहे वो कोई भी टाइप हो, कॉर्नर के अलावा किसी और पोजीशन पे मौजूद हो सकते हैं। तो अगर आप इस पोजीशन के बारे में बात करो और आप इसको लिखो प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। अब स्पेशल हो गया है, पहले तो प्रीमिटिव यूनिट सेल था, वो तो 7 में से कोई भी हो सकता था। अब प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, प्रीमिटिव को ही क्या कहा गया है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। और आप सबको पता है भाई कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं वो आपके कहाँ पर प्रेजेंट हैं? एटम्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, एटम्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। और कितने कॉर्नर हैं आप सबको पता है भाई, 8 कॉर्नर हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरी तरफ दूसरे पॉइंट को बारे में बात करो तो आप कहोगे जी दूसरा पार्ट है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको बहुत कॉमनली एफसीसी के नाम से भी जाना जाता है। एफसीसी,
तो वहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या एटम कहाँ कहाँ मौजूद हैं भाई? कॉर्नर पर मौजूद हैं। कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर हैं। प्लस में फेस सेंटर्ड है, तो फेस सेंटर पर भी मौजूद है। और क्यूब के कितने फेस सेंटर्ड है? 6 फेस सेंटर मौजूद हैं। क्लियर हो गया? और तीसरा टाइप जो क्यूबिक यूनिट सेल का है वो है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बीसीसी के नाम से जानोगे। और वहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ मौजूद होगा भाई? कॉर्नर पर मौजूद होगा। और कॉर्नर कितना है? 8 कॉर्नर। और बॉडी सेंटर पर मौजूद होगा। ठीक है, और बॉडी सेंटर कितना होता है? केवल एक ही बॉडी सेंटर है, वहाँ पर मौजूद होगा। तो अभी जो फिगर आपके सामने बना रखा है वो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दैट रिप्रेजेंट टू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। लेकिन जैसे ही मैं इसके बीच में एक एटम और रख देता हूँ तो वो आपका बन जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि 8 कोनों पर कोई एटम मौजूद है और एक एटम आपका बॉडी के सेंटर पर मौजूद है। ठीक है, चलिए। और अगर हम बात करें इसके फेस सेंटर्ड की, तो आप कहो जी 8 कोनों पर मौजूद है। और चलिए, ये आपका ऊपर वाले फेस के, यानी छत के, रूम को मान लो तो छत के ऊपर, ये आपका फ्लोर के फेस के सेंटर पर मौजूद है। ये आपका लेफ्ट वाली वॉल के सेंटर पर हमने दिखा दिया है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है ये आपके फ्रंट में जो वॉल है जो आपके सामने आ रहा उस पर दिखा दिया। ये वाला जो है ये राइट वाली वॉल के सेंटर पर हमने मार्क कर दिया है। और ये एक जो मार्क कर दिया है ये आपकी पीछे वाली वॉल के सेंटर पर मार्क कर दिया है। तो ये जो मैंने मार्क कर दिया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपका रूम एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो हर 8 कोनों पर एक एक एटम मौजूद है। अगर आपका रूम एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, राइट, तो आपका 8 कोनों पर एक एक एटम है, प्लस के रूम के बीच में कहीं भी एक एटम मौजूद है। रूम बॉडी के सेंटर में, जो बॉडी का सेंटर वो होगा जहां सारे बॉडी डायगोनल आपस में मीट करेंगे, वहां पर एक एटम मौजूद है। और अगर आपका रूम एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो एटम 8 कोनों पर मौजूद है। फिर छत वाला जो फेस है उसके सेंटर पर, फ्लोर के सेंटर पर, आपकी चारों दीवारों के जो फेस हैं उनके सेंटर पर मौजूद होगा। तो इस तरह से क्यूबिक यूनिट सेल आपका प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी होता है, आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी है एफसीसी, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी है। ये आपका एक जर्नल फिनोमिना था जो आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात हम ये करें कि अगर हमारा क्यूबिक यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो आप सबको पता है भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ मौजूद हैं? 8 कॉर्नर पर मौजूद हैं। ओके, फेस सेंटर में कहाँ मौजूद है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल? 8 कॉर्नर प्लस 6 फेस सेंटर, एफसी लिख देता हूँ, एब्रीवेशन यहाँ यूज नहीं करेंगे, एफसीसी यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड नेम है बीसीसी यूज कर सकते हो, बाकी पूरा नाम लिखें। जबकि अगर बॉडी सेंटर्ड है तो बेटा 8 कॉर्नर पर मौजूद है, प्लस में 1 बॉडी सेंटर के ऊपर मौजूद है। अब आप सबको पता है भाई कि कॉर्नर पर 8 तो मौजूद हैं, लेकिन हर एटम पूरा का पूरा उस यूनिट सेल का थोड़ी है। जो भी एटम कोने पर मौजूद है वो 8 यूनिट सेल में बचा हुआ है भाई, समझ में आ गया? यानी कोने पर मौजूद कोई भी एक एटम, वो ये वाला मान लो कॉर्नर वाला एटम है, वो 8 यूनिट सेल में बराबर बराबर बटा हुआ है, राइट। और अगर बॉडी सेंटर पर है वो पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल का है, और फेस सेंटर का है तो वो 2 यूनिट सेल में बटा है। तो जो कंट्रीब्यूशन है ना, अब आपसे कोई पूछे भाई कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उसके 8 कोनों पर एटम है, तो क्या उसमें कुल 8 एटम उस यूनिट सेल के हिस्से आ रहे हैं? तो ना आप कहोगे नहीं 8 नहीं आ रहे, हर एक एटम का 1/8 आ रहा है।
तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल, प्रीमिटिव यूनिट सेल के अंदर 8 गुना 1/8, क्योंकि 8 एटम है कॉर्नर पर, लेकिन कॉर्नर पर मौजूद हर एटम का 1/8वां हिस्सा आपको निकालना है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल एटम बना 1। कैसे बना 1? हर कॉर्नर वाले का 1/8, आप 1/8 1/8 1/8 हर कॉर्नर वाले का 1/8 जोड़ दो, ऐसे कर लो आप। बोलो बना या नहीं बना 1? आपका 1 बन जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन जो है, पोजीशन तो 8 कोनों पर है, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो है वो 1 है। दूसरी तरफ 8 कॉर्नर पर मौजूद है, आप सबको पता है कंट्रीब्यूशन उन 8 का 1/8, और 6 फेस सेंटर पर मौजूद है, लेकिन फेस वाला आधा इस यूनिट सेल का होता है, आधा दूसरे का होता है। फेस वाले का 1/2 ही होता है। तो 1 + 3 दैट इज 4 एटम पर यूनिट सेल आपको पता होना चाहिए। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज 4 इन केस ऑफ FCC, and contribution of atom per unit cell is 1 in case of primitive unit cell or simple cubic unit cell. In case of BCC, that is 8 into 1/8 for corner, प्लस में बॉडी पर 1 मौजूद है और उसका कंट्रीब्यूशन 1 ही है, तो टोटल 2 एटम पर यूनिट सेल मौजूद होंगे। किस केस के अंदर? BCC के अंदर। तो आपका क्यूबिक यूनिट सेल आपका 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है हमने। प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल 8 कोनों पर, क्यूब के 8 कोनों पर एटम। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्यूब के 8 कोनों पर और सभी 6 फेस के सेंटर पर। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्यूब के सभी 8 कोनों पर और एक बॉडी के सेंटर पर। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकाला, तो आप सबको पता है भाई कॉर्नर वाला पूरा का पूरा उस यूनिट सेल का नहीं है, वो 8 यूनिट सेल में बचता है, तो हर एटम का 1/8 निकालना है आपको। फेस सेंटर वाला 2 यूनिट सेल में बचता है, तो हर एटम का फेस सेंटर पर मौजूद हर एटम का 1/2 निकालना है। और बॉडी सेंटर पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल का है, तो हर एटम का आपको 1 पार्ट निकालना है, पूरा का पूरा उसी का निकालना है। चलिए इसी कहानी को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। It represent a cubic unit cell. यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ एक कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल। और बहुत बार हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब कोई भी क्यूबिक हो, सबको पता है बेटा कि एटम कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, उस पर तो कहने की कोई बात है ही नहीं। एटम कॉर्नर पर तो होगा ही होगा। मार्क कर देते हैं नाम A, B, C, D, E, F, G और H। ठीक है, और सभी कोनों पर एक एक एटम रिप्रेजेंट कर देता हूँ, चाहे किसी भी तरह का यूनिट सेल हो, सिंपल हो तो और फेस सेंटर्ड हो तो और बॉडी सेंटर हो तो। क्यूब के सभी कोनों पर तो एक एक एटम होगा, तभी तो क्यूब बनेगी। 8 एटम मिलके एक क्यूब बनाते हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम इसको 3 पार्ट में बांट लेते हैं भाई। ठीक है, टॉपिक चल रहा था हमारा क्यूबिक यूनिट सेल, और क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोगों ने 3 पार्ट में क्लासीफाई कर लिया। और वो 3 पार्ट आपके कौन कौन से 3 पार्ट बने? प्रीमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये 3 पार्ट हमने बना लिए हैं। ठीक है, चलिए अब मामला आता है भाई पहली चीज़ कि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो फिर एटम्स की पोजीशन क्या होगी? एटम कहाँ कहाँ मौजूद होंगे? पोजीशन ऑफ एटम। तो आप लोगों का कहना है भाई कि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो एटम 8 कॉर्नर पर, सी लिख देता हूँ मैं कॉर्नर पे। अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो 8 कॉर्नर पे मौजूद हैं। चलिए कोई बात नहीं, पूरा भी लिख देता हूँ। प्लस में 6 फेस सेंटर पर मौजूद हैं, 6 फेस सेंटर। और अगर आपका BCC है तो एटम कहाँ मौजूद हैं? 8 कॉर्नर पर मौजूद हैं, प्लस में 1 बॉडी सेंटर के ऊपर मौजूद हैं।
और ये आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। तो पोजीशन ऑफ एटम क्लियर है आपका, कोई भी कहीं भी मौजूद हो तो आप उसको बहुत सिंपली समझ सकते हो कि सिंपल यूनिट सेल किसको कहोगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहोगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहोगे। ये पॉइंट आपके लिए क्लियर है। अब बात आता है भाई कि पोजीशन के तुरंत बाद बात आती है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अब आप सबको पता है कॉर्नर पर तो है लेकिन पूरा का पूरा उसका नहीं है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल, हर यूनिट सेल के हिस्से कितना आएगा पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन। तो आपको जी कॉर्नर वाला है तो 1/8, दैट्स योर पार्ट इज 1 एटम पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कॉर्नर है बेटा तो 1/8, फेस सेंटर है सो 1/2, आप लोग ध्यान रखिएगा। सो टोटल 4 एटम पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल 8 × 1/8 प्लस में 1 × 1, क्योंकि बॉडी सेंटर है सो दैट इज 1 एटम पर यूनिट सेल, 1 एटम पर यूनिट सेल, that is sorry not 1, the sum is 2, very sorry for this, 8 × 1/8 1 and that is 2 एटम पर यूनिट सेल। तो आप लोगों को अगर मार्किंग के बारे में बात करें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 एटम पर यूनिट सेल, एफसीसी में 4 एटम पर यूनिट सेल और बेटा बीसीसी के अंदर 2 एटम पर यूनिट सेल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बेटा अब आगे बात करते हैं इससे थोड़ा और आगे कि अगर आपका कोई भी स्ट्रक्चर हो तो डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबरिंग एटम, 2 सबसे नज़दीकी एटम के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबरिंग एटम सिंपल क्यूब में कितनी होगी, बीसीसी में कितनी होगी, एफसीसी में कितनी होगी। डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबरिंग एटम, नियरेस्ट का मतलब जो सबसे नज़दीक है, नियरेस्ट नेबरिंग एटम, नेबरिंग एटम्स, और उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा डी से। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये पाओगे भाई कि अगर ये स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो ए के सबसे नज़दीक या तो बी हो सकता है, या ए के सबसे नज़दीक डी हो सकता है, या ए के सबसे नज़दीक जी हो सकता है। ए के सबसे नज़दीक बी भी उतना ही दूर है, सी तो बहुत दूर है, वो तो अपोजिट फेस पर है, अपोजिट कॉर्नर पर। ठीक है, यानी ए के सबसे नज़दीक बी है या फिर ए के सबसे नज़दीक आपका क्या है, ठीक है, बी है, डी है या जी है। ए के सबसे नज़दीक आप लोगों को पॉइंट पता चल गया। तो मैं इनमें से एक मान लेता हूँ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए के सबसे नज़दीक बी मान लिया मैंने। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबरिंग एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ए बी। आप सबको समझ आ गया होगा अगर ये सिंपल है। लेकिन बेटा अगर ये फेस सेंटर्ड है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, फेस सेंटर्ड है तो फिर एटम आपका फेस के सेंटर पर भी मौजूद होगा। तो अब जो एटम है ए के सबसे नज़दीक, वो ये जो मैंने आपका मार्क कर दिया है स्काई कलर में, ये वाला एटम है ए के सबसे नज़दीक, राइट। इसको आप एक्स नाम दे सकते हो, क्लियर हो गया। और ये डिस्टेंस अगर निकालनी है, ये आपका ए के सबसे नज़दीक एटम के बीच की डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। लेकिन ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप ए सी जो है उसको हाफ कर दो। बोलो क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो ए के सबसे नज़दीक एटम अगर एफ सी सी है तो आप जो कहोगे भाई वो आपका ए सी का हाफ होगा। ठीक है भाई, आप उस एटम को एक्स कह सकते हो, क्लियर हो गया। सो द डिस्टेंस इज हेयर ए एक्स, और आप सबको पता है भाई ए एक्स निकालना है तो ए सी का क्या कर दीजिए, हाफ कर लीजिए, ए एक्स आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, और अगर आपका यही ज्योमेट्री बेटा कौन सी ज्योमेट्री होती, बीसीसी होती,
तो फिर आप कहोगे जी एटम बॉडी के सेंटर पर मौजूद है, ये वाला एटम है, ठीक है। तो फिर सबसे नज़दीक एटम ए के ये वाला एटम होगा जो बीच में अभी मैंने मार्क किया है, ए के सबसे नज़दीक, और इसको आप मार्क कर दो, वाई मार्क कर दो। सो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबरिंग एटम इन BCC दैट इज AY, दैट इज AY, क्या हो गया। और आप सबको पता है AY निकालने के लिए ये जो AE डिस्टेंस है ना बेटा, इसको आप हाफ कर दीजिए, AE डिस्टेंस है इसको हाफ कर दीजिए। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू AE/2, डिस्टेंस इज इक्वल टू AE/2। अब आप सबको पता है कि अगर ये एक सिंपल क्यूब है और इसकी सारी एज, जितनी भी इसकी एज हैं वो सब A है, तो फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो D है वो A के बराबर है, क्योंकि AB है और AB आपको पता है A है, ठीक है। चलिए अगर आपका FCC है तो दो सबसे नज़दीकी एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो AC का हाफ है, और आप सबको पता है भाई कि आपका AB अगर A है तो फेस डायगोनल AC मैंने कल भी समझाया था, आज भी बता दिया था, वो आपका √2A होगा, और बॉडी डायगोनल AE वो √3A होगा, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। सो आपका AC/2, सो दैट इज √2A/2 लिख सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं, अगर ये BCC है तो AE/2 होगा और AE √3A होगा, सो इट इज √3A/2। सो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबरिंग एटम, दो नियरेस्ट नेबरिंग एटम के बीच की डिस्टेंस सिंपल क्यूब में A के बराबर है एज लेंथ के, FCC में √2A/2 के बराबर है, और BCC के अंदर √3A/2 के बराबर है। हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि दो सबसे नज़दीकी एटम के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, चाहे वो कहीं भी मौजूद हो, वो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। तो जब भी आपको किसी एटम की रेडियस निकालनी हो तो उस पूरी डिस्टेंस को, ये अगर डिस्टेंस है तो उसको हाफ कर दीजिए, आपके पास रेडियस आ जाएगी। तो जब भी किसी एटम की रेडियस निकालनी हो तो दो सबसे नज़दीक एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप लोग क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। तो अब रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, सो रेडियस इज D/2 always. So here radius is A/2. Here radius is √2A/4 in FCC, and here radius is √3A/4 in case of BCC. That's your part. पॉइंट क्लियर है बेटा। चलिए एक टॉपिक थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा करा देता हूँ, कल जो टॉपिक कराऊंगा उसमें इसका ज़रूरत पड़ेगा, पैकिंग एफिशिएंसी। अब आप देखिए एक क्यूब बना रखा है मैंने, और मान लो इस क्यूब में 8 गोले मौजूद है, स्फेयर मौजूद है कोने पर। लेकिन गोले जब भी 8 कोने पर मौजूद है तो जब आप उनका सबको मिलाओगे तो क्यूब तो बन जाएगा, लेकिन उनके बीच में काफ़ी जगह खाली भी रह जाती है, तो उसे बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि कितना अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। पैकिंग एफिशिएंसी जो कल की क्लास में आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी जब आप क्लोज पैकिंग इन सॉलिड पढ़ोगे। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है तो सिंपल क्यूब में कुल एटम कितना है, देखिए कुल एटम 1। एटम को आप स्फेयर अज्यूम करके चलिए तो उस स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 πr³, यानी एक एटम का वॉल्यूम अपॉन पूरी क्यूब का वॉल्यूम A³ और मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज में निकालोगे तो मल्टीप्लाई बाई 100। किसी भी एटम को क्या अज्यूम करके चलते हैं आप, स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³, और आप सबको पता है भाई कि जो सिंपल क्यूब है ना उसमें कुल एटम है 1, तो हमने क्या किया 1 एटम का वॉल्यूम निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद ये आपका पूरा एक क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप यही काम जब आप FCC में करोगे तो आप कहोगे जी 4 एटम है कुल, और 4 ही एटम है इसके अंदर, और 4 एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³ अपॉन क्यूब का वॉल्यूम A³ और मल्टीप्लाई बाई 100।
क्लियर है पॉइंट। चलिए, और यही पैकिंग एफिशिएंसी जब आपको बीसीसी में निकालनी हो तो आप सबको पता है कुल एटम यहाँ पर है 2, तो 2 एटम्स का वॉल्यूम इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, राइट, अपॉन ए क्यूब और मल्टीप्लाई बाई 100, दैट्स योर पार्ट। अब इसको जब सोल्व करोगे तो आप सबको पता है बेटा ऊपर आर है और नीचे ए है। अब इनको कैंसिल करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि या तो सिंपल क्यूब में आर की जगह a/2 रख दो, नीचे आर की जगह जब आप a/2 रख दोगे तो आपको पता है अब आर खत्म हो गया, ए आ गया, ए से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा और पाई की वैल्यू पुट कर दोगे। और आप एफसीसी के अंदर आर की जगह √2a/4 पुट कर दीजिए और बीसीसी में आर की जगह आप √3a/4 पुट कर दीजिए। यानी जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं उसी स्ट्रक्चर की आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करोगे सिंपल क्यूब के अंदर आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो आपका 52.4% आएगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अवेलेबल स्पेस का 52.4% ऑक्यूपाई करता है। सोल्व करके देख लीजिए कैसे सोल्व करोगे। 4/3, 1 तो था ही था, इंटू पाई 3.14, आर की जगह a/2 सारे का क्यूब अपॉन ए क्यूब था और मल्टीप्लाई बाई 100, सॉल्व कर लेना, दैट्स 52.4% आ जाएगा। दैट्स पार्ट फॉर यू। चलिए, अगर यही काम आप एफसीसी के लिए करते हो तो आपका आंसर 74% आएगा। अवेलेबल स्पेस का 74% ऑक्यूपाई करता है। और यही काम आप लोग बेटा अगर बीसीसी के लिए करते हो तो ये आपका आंसर 68% आ जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप अवेलेबल स्पेस का, ठीक है, कितना पार्ट ऑक्यूपाई कर रहे हो। अगर आपका ज्योमेट्री सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो अवेलेबल स्पेस का 52.4% ऑक्यूपाई हो रहा है। अगर आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो अवेलेबल स्पेस का 74% ऑक्यूपाई हो रहा है। और अगर आपका बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो अवेलेबल स्पेस का 68% ऑक्यूपाई हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा काम आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इस पूरे वर्क के बाद कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं दोबारा से एक बार हल्का सा क्विकली रिपीट कर देता हूँ कि मान लीजिए ये एक आपके सामने एक यूनिट सेल मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट बता देता हूँ। और इस यूनिट सेल के सभी कोनों पर एक एक एटम मौजूद है, ठीक है। ये आपके सभी कोनों पर एक एक एटम मौजूद है। ये आपका नाम मार्क कर देते हैं भाई, ठीक है। A, B, C, D, E, F, G और H, ठीक है भाई। अब ये अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, FCC है और BCC है तो अब पोजीशन क्या होगी भाई। सिंपल है तो 8 कॉर्नर पर मौजूद है, फेस सेंटर है तो 8 कॉर्नर पर है, प्लस में आपके 6 फेस के सेंटर पर मौजूद है। BCC तो 8 कॉर्नर है और एक बॉडी के सेंटर पर मौजूद हैं, ठीक है। आप सबको ये भी पता है कि कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, फेस सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, ठीक है। और बॉडी सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन आपका पूरा का पूरा 1 होता है। ये भी मैंने मार्क करके दिखा दिया और ये भी मैंने मार्क करके दिखा दिया। तो कंट्रीब्यूशन की अगर आप बात करो तो कॉर्नर वाला 1/8 आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पर कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस सेंटर वाले का 1/2, सो आपका 4 आ जाएगा टोटल। और यहाँ कॉर्नर वाले का 1/8 और बॉडी सेंटर वाले का 1, सो आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद हमने बात की भाई कि डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स, D, ठीक है। तो अब डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबरिंग एटम अगर आपको निकालना है तो सिंपल क्यूब में D आपका AB के बराबर है, ठीक है। FCC में जो D है वो आपका डायगोनल के बीच में है, AC/2, और BCC में है वो आपका बॉडी डायगोनल के बीच में है, AE/2। तो आप सबको पता है AB आपका A है, ठीक है। आपका फेस डायगोनल √2a है, सो √2a/2, और आपका बॉडी जो डायगोनल है वो √3a है, सो √3a/2। डिस्टेंस के बाद आप रेडियस निकालोगे तो D/2 निकालोगे, आप सबको बता दिया। सो रेडियस आपका
a/2 हो जाएगा, रेडियस यहाँ पर √2a/4 हो जाएगा और रेडियस यहाँ पर √3a/4 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। अवेलेबल स्पेस का कितना पार्ट ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं, सो दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। आप कहोगे एक एटम है यहाँ पर, उसका वॉल्यूम 4/3 πr³ अपॉन क्यूब का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 100। चलिए दूसरी तरफ यहाँ पर 4 एटम है, उनका वॉल्यूम 4/3 πr³ अपॉन क्यूब का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 100। और तीसरा आपका यहाँ पर 2 एटम हैं, तो 2 × 4/3 πr³ अपॉन a³ मल्टीप्लाई बाई 100। और आप सिंपल क्यूब में r की जगह a/2 पुट कीजिए, आपका आंसर 52.4% आ जाएगा। अगर आप FCC में निकाल रहे r की जगह √2a/4 पुट कर लीजिए, आपका आंसर आपका 74% आ जाएगा। और आप BCC में r की जगह √3a/4 पुट कीजिए, आपका आंसर 68% आ जाएगा। इसकी ज़रूरत कल के टॉपिक्स में भी पड़ेगी। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा असाइनमेंट आपके पास भेजूँगा, क्वेश्चन सॉल्व करना, ध्यान से समझना। और क्वेश्चन को मैं बोलता जाऊँगा, आप लोग साथ साथ नोट करते जाइए। एक बार रोक लीजिए वीडियो को और अपना नोटबुक ले लीजिए, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन बोलता जाऊंगा। एक क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, इज मेड अप बाई 2 एटम A एंड B। एक क्यूबिक यूनिट सेल इज मेड अप बाई 2 एटम A एंड B। मैं इसको पूरा थ्योरी के फॉर्म में नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के फॉर्म में लिखूंगा। आप पूरा क्वेश्चन लिख लेना। एटम्स ऑफ एलिमेंट A आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। एटम्स ऑफ एलिमेंट A आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब and atoms of element B are present on all face centers of the cube. All face centers of the cube. Identify formula. A cubic solid is made up by 2 elements A and B. Atom of element A are present at corner of the cube and atom of element B are present at all face centers. फॉर्मूला निकालिए। अब आपने उस पूरे क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लिया जैसे मैंने लिखा। ए कॉर्नर पर मौजूद था, बी फेस सेंटर पर। अब आप सबको पता है भाई, क्यूब का कुल कॉर्नर होता है 8 और कंट्रीब्यूशन होता है कॉर्नर वाले का 1/8। बात आके रुकी, ये 1 एटम पर यूनिट सेल है। जो फेस सेंटर पर मौजूद है, ये FCC नहीं है, बी सभी फेस के सेंटर पर मौजूद है, केवल लिखा था। और बात दोबारा से मैं बोलता हूँ, एटम ऑफ एलिमेंट A आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब and atom of element B are present at all face centers। तो फेस सेंटर होते हैं 6 और हर फेस सेंटर पर मौजूद का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो आपका 3 हो जाएगा। जब भी एक A होगा तब 3 B होंगे। आपका कंपाउंड का फॉर्मूला बन गया है AB3। 2-4 न्यूमेरिकल करने के बाद आप अच्छे से कर पाओगे, बहुत आसान है। चलिए अगला न्यूमेरिकल सुनिए। A compound is made up by 2 elements P and Q. P and Q. Atom of element P are present on all face centers. Atom of element P are present on all face centers of the cube. While atom of element Q are present on corner of the cube. Identify formula. आपको पता क्यूब को लेकर बात हो रही है, तो फेस 6 हैं और कंट्रीब्यूशन 1/2 है, सो आपका 3। कॉर्नर आपका 8 है, कंट्रीब्यूशन 1/8, सो 1। सो द फॉर्मूला इज P3Q। दैट्स द पार्ट। चलिए आगे बात करते हैं। ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप बाई 2 एलिमेंट्स X and Y। A cubic solid is made up by 2 elements X and Y. Atom of element X are present on corner of the cube. At all corner of the cube. Atom of element X are present at all corner of the cube. While atoms of element Y are present at all face centers. At all face centers as well as body center. As well as body center. Atom of element Y are present at face center as well as all body center.
एक्स कॉर्नर पर था, मैंने कॉर्नर लिख दिया, वाई फेस सेंटर प्लस बॉडी सेंटर था, लिख दिया। अब कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर 8 होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8। फेस सेंटर आपका सबको पता है, फेस 6 होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/2। बॉडी सेंटर 1 ही होता है, कंट्रीब्यूशन 1। सो इट इज 1 एंड इट इज 4। द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज x/4। चलिए और आगे बात करते हैं। द पॉइंट इज क्लियर फॉर यू। चलिए, ए कंपाउंड इज मेड अप बाई 2 एलिमेंट P and Q। 2 element P and Q। Atoms of element P at present at corner as well as body center। P are present at corner as well as body center, while atom of element Q are present at face center। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फॉर्मूला निकालना है। तो कॉर्नर है तो 8 × 1/8, बॉडी सेंटर है तो 1/1, बॉडी सेंटर पर मौजूद होगा उसका कंट्रीब्यूशन। फेस सेंटर है तो सभी फेस के सेंटर पर है कंट्रीब्यूशन 1। सो यहाँ पर आपका 2 और यहाँ पर आपका 3। सो द फॉर्मूला इज P2Q3। चलिए आगे देखिए बेटा, एक क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप बाई 2 एलिमेंट्स M and N। M and N, ठीक है। एटम्स ऑफ एलिमेंट M आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब एज वेल एज फेस सेंटर। कॉर्नर ऑफ द क्यूब एज वेल एज फेस सेंटर ऑफ द क्यूब। while atom of element N are present at body center as well as all edge centers। edge center, all edge center। चलिए भाई, अब आप सबको पता है, सोल्व करते हैं। क्यूब के कॉर्नर होते हैं 8, हर कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8। क्यूब के फेस होते हैं 6 और हर फेस वाले का कंट्रीब्यूशन 1/2। सो यू गॉट ए मैथमेटिकल वैल्यू 4। बॉडी सेंटर क्यूब का 1 होता है, उसका कंट्रीब्यूशन 1, और एजिज होती है 12 और एज सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन होता है 4। सो हेयर यू अगेन गेट 4, और सिंपलेस्ट लिखेंगे 4 से 4 कैंसिल, सो इट विल यू गॉट 1 और 1। सो द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज MN। ये आपका फॉर्मूला है। मेरे ख्याल से आप लोग कर पा रहे हो। चलो और क्वेश्चन देखो 1-2। ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप बाई 2 आयंस, ठीक है, 2 आयंस P and Q, 2 आयंस P and Q, राइट। anion Q is present, anion Q is present at corner of the cube, corner of the cube, while cation P is present at all edge centers। अब आप ध्यान रखना, मैंने कैटायन पहले लिखा है और एनायन बाद में। किसी भी आयोनिक कंपाउंड में कैटायन पहले लिखा जाता है बेटा और एनायन बाद में। तो कभी कैटायन एनायन की बात करें तो पहले कैटायन लिखो फिर एनायन लिखो, ठीक है। और कहाँ पर मौजूद है? एज सेंटर पर मौजूद है। अब आपको पता है एज 12 होती है, कंट्रीब्यूशन 1/4 है, कॉर्नर 8 होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8 है। सो यू गॉट ए मैथमेटिकल वैल्यू 3 एंड हेयर व्हेन, सो इट इज P3Q। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप बाई 2 आयंस X and Y। Atom of element X are present at corner of the cube, while Y are present at face center। ध्यान से सुनना, atoms of cation X are present at corner of the cube, while anion Y are present at face centers। 2x cation are missing from the corner। 2x
कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर। इसका मतलब अब वो 8 पर मौजूद नहीं है, अब वो 8 घटा 2 यानी कितने कॉर्नर पर मौजूद है? 6 कॉर्नर पर मौजूद है। ठीक है भाई, यानी इस क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट दे दिया। क्या दे दिया भाई? कि कैटायन एक्स जो है वो 2 कॉर्नर से मिसिंग है। चलिए, ये भी आपका 6 पोजीशन पर, ये भी 6 पोजीशन पर, लेकिन आप सबको पता है कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 है और फेस सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/2 है। सो हेयर एक्स जो है ये आपका 3/4 है और ये आपका क्या हो गया? 3। सिंपल करने के लिए दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से 4 कैंसिल, ये आपका हो गया 3 और ये हो गया 12, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, ये हो गया 1 और ये आपका हो गया 4। क्लियर हो गया? सो द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज XY4। इस तरह से आप लोगों का पूरा पॉइंट कवर हो जाएगा। ठीक है, और भी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भेजूंगा, आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि एक कंपाउंड 2 एलिमेंट P और Q से मिलके बना है, जहाँ पर P जो है वो आपका कॉर्नर पर मौजूद है, ठीक है, जबकि Q अल्टरनेट फेस के सेंटर पर मौजूद है। अल्टरनेट का मतलब है एक छोड़े, तो किसी भी क्यूब में अल्टरनेट 2 ही होते हैं भाई। अगर छत है, आमने सामने कह लीजिए, अल्टरनेट छत पर है तो बगल की 4 दीवार अल्टरनेट नहीं हो सकती, फिर फर्श ही अल्टरनेट होगा। तो अगर आपसे कहे सेंटर ऑफ अल्टरनेट फेसिज, कभी भी ये शब्द इस्तेमाल करें, सेंटर ऑफ अल्टरनेट फेसिज, सेंटर ऑफ अल्टरनेट फेसिज, तो आपको जी कॉर्नर 8 कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन 1/8, सेंटर ऑफ अल्टरनेट फेसिज 2 ही सेंटर पर अब मौजूद है और कंट्रीब्यूशन आपको पता है 1/2 ही है। सो द फॉर्मूला इज PQ। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के जो आप लोगों ने रिलेशनशिप निकाला था उसके आधार पे भी हो सकता है, तो पहले उस रिलेशनशिप को एक बार दोबारा नोट कर लीजिए कि आपका सिंपल क्यूब, FCC और BCC, अगर वहाँ पर कहीं भी D निकालने की बात हो तो यहाँ D A के बराबर है, FCC में √2a/2 के बराबर है और BCC के अंदर √3a/2 के बराबर है। और रेडियस की अगर बात करना हो तो फिर आप सबको पता है वो D/2 होती ही है। सो आपका a/2 हो जाएगा, √2a/4 हो जाएगा और √3a/4 हो जाएगा। इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है बेटा, एलिमेंट X क्रिस्टलाइजेज एज FCC with age length 290 picometer. Calculate radius of atom. ये एक सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एलिमेंट X क्रिस्टलाइजेज FCC विद एज लेंथ 290 पिकोमीटर, रेडियस। अब आप सबको पता है, वी नो, हम सबको पता है इन FCC R और A में क्या रिलेशन है? R इज इक्वल टू √2a/4। A की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास R आ जाएगा। अरे कर दोगे नहीं कर दोगे? A की 290 पिकोमीटर, बात खत्म है। ठीक है, चलिए एट नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिमेंट A क्रिस्टलाइजेज एज BCC यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, with atomic radius 100 nanometer. Calculate the nearest neighboring distance and age length. ये दो पूछा है, यानी दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। एलिमेंट A क्रिस्टलाइजेज एज BCC with atomic radius 100 nanometer. Calculate the distance between two nearest neighboring atoms and age length. So you know that in BCC पहली चीज आप सबको R और D के बीच में रिलेशन निकालना है। आप सबको पता R इज इक्वल टू D/2, R की वैल्यू पुट कीजिए, D आ जाएगा। दूसरा, इन BCC R और A के बीच में रिलेशन निकालना है, तो R इज इक्वल टू √3a/4,
आप यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ से ए आ जाएगा। यानी सीधा सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। ए क्यूबिक सॉलिड इज क्रिस्टलाइज्ड एज FCC. A cubic solid is crystallized as FCC with nearest neighboring distance 200 picometer. With nearest neighboring distance 200 picometer. Calculate the edge length. So we know, यानी फॉर्मूला पता है तो आप सब क्वेश्चन कर सकते हो। इन FCC, what is the relationship between D and A? You know that D is equal to in FCC that is root 2A by 2। तो यहाँ पर D की वैल्यू पुट कीजिए आप लोग, ठीक है। D की वैल्यू पुट करते ही आपके पास A आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, लास्ट क्वेश्चन। ए सॉलिड इज क्रिस्टलाइज्ड एज BCC with edge length 200 angstrom. Calculate atomic radius. So आप सबको पता है सर, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। We know in BCC कि BCC के अंदर R और A के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज R इज इक्वल टू रूट 3A/4। आप लोग यहाँ पर A की वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास R आ जाएगा। तो ये इस तरह के दो टाइप के क्वेश्चन आपसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाएंगे और MCQ क्वेश्चन आने हैं इस बार, आप सबको पता है। तो MCQ के लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया भाई, 4 कोई भी आंसर देगा। आपको कहा जाएगा कि एक क्यूबिक सॉलिड 2 एटम A और B से मिलके बना है, A कॉर्नर पर है और B जो है वो फेस सेंटर पर मौजूद है। फॉर्मूला बताइए। A ऑप्शन दे देगा AB, दूसरा फॉर्मूला ऑप्शन आपको AB3 दे देगा, एक A3B दे देगा, एक आपके पास AB2 दे देगा। आप करिए। तो यहाँ से MCQ बहुत बनते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन को लेकर, पैकिंग एफिशिएंसी को लेकर, जो डेरिवेशन मैंने बताया वो अच्छे से कवर कर लीजिए बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। कल की क्लास में नए टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।